भाषा किसी भी टाइप की भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, वो बहुत उस जगह की, वहाँ के लोगों की परंपरा संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मेरे लिए भी हिंदुस्तान का पार्ट होके हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सारी भाषाएं बहुत ही अहम हिस्सा हैं। सिर्फ उर्दू नहीं, बाकी भाषाएं भी। मुझे ये नहीं पता था कि गजल होती क्या है। सुनते तो बहुत कि जी गुलाम अली साहब ने, पंकज उधास साहब ने, जगजीत सिंह ने गजल बोली, मिर्जा गालिब जी गजल बोलते थे, तो गजल सुनी तो बहुत। जब मैंने कुछ कविताएं लिखी अपने आप, और कुछ कुछ साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो गजलें हैं ही नहीं, मुझे गजल पता ही नहीं क्या होता। उर्दू भाषा को लोगों ने जितना सराहा है, जितना प्यार किया है, वो किसी मजहब की भाषा नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा शायर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग मजहबों से लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है इस भाषा को। तो लोगों के एक जहन में ये बात बताना चाहता था कि ये किसी मजहब या किसी किसी जगह की जुबान नहीं है। दूसरा, ये मानना कि उर्दू हिंदी से बहुत अलग है, वो बहुत ही गलत फहमी है लोगों को, बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। सो हाय हेलो, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं टॉकिंग बुक्स में, हितेश गुप्ता आदिल। हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको मेरे हम सफर के लिए बहुत मौका बहुत देने के लिए। बधाइयां। मेरे हाथ में है आपकी किताब, और मैं पढ़ रहा था तो इसमें बहुत खूबसूरत नज्म जो आपने पिक किए हैं, सारे शेर जो उठाए हुए हैं, पिक किए हुए हैं, जिनका एक्सप्लेन किया है आपने, बहुत खूबसूरत है वो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एंड बहुत बहुत बधाइयां किताब के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। सर, शुरुआत हम वहीं से करते हैं, क्योंकि किताब टॉकिंग बुक्स का कॉन्सेप्ट है कि किताब के पीछे की क्या कहानी है, लेखक के पीछे की क्या कहानी है, वो लोगों तक पहुंचा पाए। तो आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं, फिर किताब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद किताब क्यों लिखी आपने वो सारी बातें करेंगे। आपकी कहानी क्या है, आपका आपकी बचपन से लेखनी उठाने तक की क्या कहानी है, अगर वो साझा कर पाए। देखिए, मेरी जो शुरुआत है पोइट्री की, पढ़ने की और खुद लिखने की, वो मेरे दादाजी जो हैं, उनसे उनसे मेरी शुरुआत हुई। मेरे दादाजी, मेरे परदादा आज़ादी से पहले वो पाकिस्तान की तरफ साइड पंजाब में रहते थे। और जब जब पार्टीशन हुआ तो वो क्रॉस करके हिंदुस्तान आके बस गए पंजाब एरिया में। और उसके बाद मेरे दादाजी वहाँ से दिल्ली आ गए, तो मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई। अम, पुराने ज़माने में, उस ज़माने में आई आई बिलीव, मेरे ख्याल से 1950 60s में उर्दू एक भाषा जो है वो बहुत ही एक अहम भाषा थी। और वो पंजाब, दिल्ली जैसे इलाकों में पढ़ाई जाती थी, स्कूलों में पढ़ाई हम्म। जाती, जो कि अब भी पढ़ाई जाती, पर उस जमाने में पढ़ाई जाती थी। तो वो जबान जो थी, एक उर्दू जबान, वो एक इलाके की जबान थी। वो किसी मजहब की जबान नहीं थी। हम्म। तो मेरे दादाजी, मेरे परदादा, हालांकि हम पंजाबी थे, हिंदू, पर उन लोगों ने सबने वो स्कूलों में वो जबान पढ़ी। तो एक मर्तबा की बात है, मैं बहुत छोटा था, और हमारे पुराने दादाजी की पुरानी स्टील की अलमारी होती थी। तो एक बार मैंने उसके अंदर एक उर्दू का अखबार देखा। अब हम्म। उर्दू भाषा जो थी, हमने, और वो उर्दू उर्दू लिपि में लिखी हुई थी। नास्तलिक लिपि कहते हैं उसको। नास्तलिक लिपि के अंदर वो लिखी हुई थी, उर्दू अरबी नास्तलिक लिपि में लिखी जाती है। तो वो नास्तलिक लिपि में अखबार लिखी हुई थी, तो मेरे को बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसी लिपि है, ये तो मैंने कभी पहले नहीं देखी, ये तो हमारे स्कूलों में भी नहीं पढ़ा जाती। और मेरे दादाजी ने कभी जाहिर नहीं किया था कि उनको ये जबान आती है। हम्म। अ, तो मेरी उससे वहां से रुचि बैठी। मैं दादाजी के पास गया कि मुझे आप ये जबान सिखाइए। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। जैसे हमारी हिंदी भाषा में क ख ग घ होता है, उर्दू में अलिफ अक्षर हम्म। से शुरुआत, हर्फ कहते हैं अक्षरों को, उससे शुरुआत करी। तो उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश करी, पर असफल रहे। हाँ। अ, पर थोड़ा जब मैं स्कूल में, और जब जब मैं 10th 11th मैं 10वीं 11वीं कक्षा में जब होऊंगा, तो मेरी रुचि जागी। और मैंने इस ज़बान में थोड़ा सा और पढ़ना स्टार्ट किया, तो थोड़ी कुछ हम्म। किताबें पढ़नी शुरुआत करी। और साथ के साथ मेरा काफ़ी काफ़ी जो झुकाव था और मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी वो संगीत में थी।
और संगीत में ओके। जो मेरे पसंदीदा गायक थे वो जगजीत सिंह थे। हम्म। आज भी, आज भी हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जगजीत सिंह जी का। तो मेरा मानना ये है कि हिंदी फिल्मों ने और जगजीत सिंह जी ने उर्दू भाषा को काफी आप समझे आम आदमी तक पहुंचाने का उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। हम्म। अगर म्यूजिक नहीं होता, अगर उर्दू में मौसीकी कहते हैं या हिंदी में संगीत, संगीत नहीं होता तो उर्दू भाषा शायद एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरा संगीत में रुचि थी। मेरी जगजीत सिंह की गज़लें सुन सुन के मैं बड़ा हुआ। और वहाँ से गज़लों का शौक पड़ा। आपके बॉलीवुड के गीत भी पुराने ज़माने के अगर आप पढ़ें, बहुत ही दिलचस्प शायर रहे हैं। जिन्होंने सही, जैसे साहिर लुधियानवी हो गए, आपके मजरू सुल्तानपुरी हो गए, उनके आप जाके गीत पढ़िए, बहुत हाँ। ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के गीत लिखते थे वो। तो वहां से एक ओवरऑल आपकी आपकी मैं बोलूँगा आपकी यूथ में एक दिलचस्पी बनी संगीत के थ्रू। संगीत के पीछे हुए शब्दों को समझने में मेरी काफ़ी अगेन रुचि थी, दिलचस्पी थी। तो वहां से उर्दू जबान से प्यार होता चला गया, होता चला गया। और आई थिंक इन माई ट्वेंटीज, मैं करीब 20-25 साल का हूँगा, तो मैंने सोचा कि ज़बान को मैं लिखना भी सीखूं। क्योंकि मुझे देवनागरी लिपि आती थी, पर हम्म। कुछ कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि अगेन नास्तलिक लिपि में लिखी हुई होती हैं, उनको ट्रांसलेट हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में नहीं किया गया होता। और ज़बान ऐसी है कि अंग्रेज़ी में आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, पर कहा जाता है कि फ्रेंच और उर्दू ऐसी दो भाषाएं हैं, और शायद हिंदी भी, ये हम्म। तीन भाषाएं ऐसी हैं कि इनको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सारा मज़ा निकल जाता है। तो हाँ। मैंने वो खुद भाषा सीखी, लिखनी भी सीखी। और बस वहाँ से एक एक जो दिलचस्पी और जो झुकाव बना बचपन से, वो आज तक कायम है। अच्छा, इतना लंबा वक्त हो गया चूंकि आपका एक एक जद्दोजहद रही सीखने में, लिखने में, पढ़ने में। आज अगर इतना इतना वक्त के बाद में, इतने टाइम के बाद में आप हम बात करें, उर्दू जो भाषा है आपके लिए वो क्या है? अह, देखिए मेरा उर्दू भाषा मेरे लिए, आप ये समझिए कि एक रूह है, एक इंसान है। हम्म। उसमें जब मैं थक हार के अपनी जिंदगी की जो नॉर्मल जिद्दोजहद होती है, आपका काम होता है, आपका ऑफिस होता है, थक हार के जब आप घर पहुंचते हैं, तो आपको शायद निजात पाने के लिए आप किसी इंसान के पास जाते हैं, किसी हम्म। किसी की किसी चीज के पास जाते हैं। वो आपकी अपनी कोई हॉबी भी हो सकती है, वो एक कोई अगेन कोई शख्स भी हो सकता है। तो मेरे लिए भाषा उर्दू जो है वो एक, आप में मानिए, एक रूह है, एक इंसान है, जिसकी तरफ मैं लौट लौट के जाता हूँ कि जब थक हार जाता हूँ तो थोड़ा सुकून देने के लिए उसके पास उसका सहारा लेता हूँ। तो इससे ज्यादा क्या बोलूँ। जी। और एक लिटरेचर, कविताएं, गजल, शायरी, ये जब अभिनेताओं से बात करते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि उनकी जो लाइफ में, उन मान लीजिए एक्टिंग है, एक्टिंग वाले पार्ट में वो बहुत हेल्पफुल है, कि उसकी एक्टिंग ही वो साहित्य की वजह से, लिटरेचर की वजह से उसमें निखार आता है उनके एक्टिंग में। क्योंकि आप आपके लिए अगर हम बात करें, जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, अगर भाषा से हटे, लैंग्वेज से हटे, तो साहित्य किस तरीके से रोल प्ले करता है, कविताएं किस तरीके से रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में? कविताएं रोल प्ले करती हैं किस किस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं, मतलब मैं पूरा नॉर्मल है कि सवाल। आपके लिए कविताएं क्या हैं, आपके लिए लिटरेचर क्या है, आपके लिए साहित्य क्या है? तो साहित्य मेरे लिए किसी भी तरह का साहित्य आई थिंक दो या तीन मायने रखता है मेरे लिए। हम्म। एक, ये हमारे कल्चर का, हमारी परंपरा का, हमारी संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। भाषा, किसी भी टाइप की भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, वो बहुत उस जगह की, वहाँ के लोगों की परंपरा संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मेरे हम्म। लिए भी हिंदुस्तान का पार्ट होके ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सारी भाषाएं बहुत ही अहम हिस्सा हैं, सिर्फ उर्दू नहीं, बाकी भाषाएं भी।
सो एक साहित्य मेरे लिए ये है। दूसरा साहित्य मेरे लिए अपने अपने आप को, अपने अपने जो आपके अंदर के भाव हैं, अपने अंदर की जो आपकी सोच है, उसको बयान करने का एक जरिया है। हम्म। एक इंसान की जो सोच है या इंसान का जो लाइफ का चाहे एक्सपीरियंस रहा है, चाहे कोई नया उनको क्रिएटिव थॉट आया है, उसको बयान करने का एक जरिया है। चाहे वो खुशी है, चाहे गम है, चाहे कोई याद है। साहित्य मेरे लिए एक उसको बयान करने का एक जरिया है। हाँ, तो आई बिलीव यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, बट यही यही दो ज़्यादा थोड़ा इसको इम्पोर्टेंट है। एक्सपेंड करते हैं। जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्टार्टअप्स में हैं, बिजनेस में हैं, फाउंडर्स हैं, हम्म। है। तो मैं थोड़ा उस वे पे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, चूंकि आप जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन से आते हैं, है ना, तो उसमें उस लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लिटरेचर, पोइट्री कितना हेल्पफुल है, कितना आपको हील करने में, कभी कभी आप डाउन फील करें तो कितना हील करने में हेल्पफुल होता है? जी, जैसे मैंने बताया कि जब आपकी जो जीवन की स्ट्रगल है या जिद्दोजहद है, उससे जब आप थक हार जाते हैं, हम्म। तो आप किसी एक चीज के पास वापस आते हैं। वो आपकी संगीत भी हो सकता है, आप शायद घूमना पसंद कर सकते हैं। लिटरेचर पढ़ना एक ऐसी चीज है जो मुझे हील करता है, जो मुझे कुछ वक्त के लिए, जब तक मैं किसी किताब के साथ या किसी इवन गजल को अगर मैं सुन भी रहा हूँ, राइट, उस समय के लिए मैं दुनिया से थोड़ा परे होके अकेले अपनी ही दुनिया में होता हूँ। और हम्म। वो एक वक्त और समय ऐसा है कि जब मैं मुझे दुनिया में और कुछ जीवन में चिंताएं चल रही हूँ, उसको मैं कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ। चाहे वो हम्म। बॉस हो, चाहे जॉब हो, चाहे ट्रैफिक हो, हाँ। कोई और दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, कुछ हो, कुछ वक्त के लिए आप उसको भूल जाते हो। तो एक हम्म। एक 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 बहुत ही अहम भूमिका मैं बोलूँगा साहित्य इसमें रोल प्ले करता है मेरे जीवन में। जी। थोड़ा किताब की तरफ आते हैं, चूंकि इस पे फोकस्ड डिस्कशन है। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप एक इस नाम का, ये आपने नाम क्यों पिक किया, हमसफर, और इस किताब के पीछे की क्या कहानी? चूंकि मैं पढ़ रहा था, करीब 38, हाँ 38 के करीब, 38 जो सूत्रधार हैं साहित्य के, उर्दू पोइट्री के, वो हैं इसमें। तो क्या कारण था, क्यों, क्या थॉट आया आपके दिमाग में कि मुझे किताब लिखनी है? क्या कहानी है इसके पीछे की? अह, हाँ जी, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो इस तरह से हुई कि मैं खुद भी एक एक कवि हूँ। मैंने अभी मेरी किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। मैं पहले और शायरों की करना चाहता था, अगर भगवान ने चाहा तो अभी जल्दी पब्लिश करूंगा। पर जब मैंने शायरी शुरुआत करी और मुझे बहुत बड़ी रुचि थी, तो मुझे बहुत ही बुनियादी फर्क चीज़ों का नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि गजल होती क्या है। हम्म। सुनते तो बहुत है कि जी गुलाम अली साहब ने, पंकज उधास साहब ने, जगजीत सिंह ने गजल बोली, मिर्जा गालिब जी गजल बोलते थे, तो गजल सुनी तो बहुत। जब मैंने कुछ कविताएं लिखी अपने आप, और कुछ कुछ साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो गजलें हैं ही नहीं। मुझे गजल पता ही नहीं क्या होती। हम्म। और मैंने आप मानेंगे कि मैंने पुस्तकालय में, मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि कोई किताब मिले जो बताए एक आम आदमी को कि गजल चीज क्या है, हम्म। नज्म चीज क्या है, ये गीत क्या चीज है, गजल और गीत में क्या फर्क है, नज्म और गीत में क्या फर्क है। मुझे एक भी किताब नहीं मिली। तो उसकी शुरुआत वहां से हुई कि मुझे ये लगा कि मेरी तरह दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जो ये फर्क नहीं जानते, और उनकी इसको सीखने में या पढ़ने में रुचि होगी। एक ये, और दूसरे ऐसे बहुत सारे शायर भी होंगे जो शायरी करना चाहते हैं, पर उनको ये बुनियादी चीजें नहीं पता। हम्म।
क्योंकि ये चीजें कहीं पढ़ाई नहीं जाती। अगर आप हिंदी साहित्य भी उठा के पढ़े हैं स्कूलों में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने सारे स्टेट बोर्ड तो नहीं पता, सीबीएसई से मैं पढ़ा हूँ, पर सीबीएसई में भी हमें व्याकरण साहित्य सब पढ़ाया जाता है। हमें प्रेमचंद जी की गोदान भी पढ़ाई गई है, महाभारत भी पढ़ाई गई है, पर हमें हिंदी कविताएं पढ़ाई गई हैं, पर हिंदी कविताओं के कितने तरीके होते हैं, किस किस तरह की कविताएं होती है, वो नहीं पढ़ाया जाता। आपको हाँ। आपको एक किताब के अंदर 10 कविताएं दे दी जाएंगी, 20 कविताएं दे जाएंगी, आपकी परीक्षा ले ली जाएगी, हम्म। पर कविताएं कितने कितने अलग अलग तरीकों की होती हैं, उनका लिखने का क्या अलग अलग स्टाइल है, वो नहीं पढ़ाया जाता। हम्म। अंग्रेजी के बहुत ही अलग, अंग्रेजी में आपको कविता लिखनी है तो बहुत ही अलग स्टाइल है, उर्दू में अलग स्टाइल है, हिंदी के कुछ अलग स्टाइल है। तो वहां से एक शुरुआत हुई कि उर्दू के लिए क्यों ना एक 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 एक, एक कुछ लिखा जाए, जिससे जो जिनकी रुचि है और दूसरे जो नए शायर हैं हम्म। उनको एक रेफरेंस, मैं बोलूंगा, बुक की तरह इसको ट्रीट किया जा सके। हम्म। और ऐसी कोई किताब नहीं थी मार्केट में। सो वहां से एक एक ये शुरुआत हुई। दूसरी, अम, लोगों में लोगों ने लोगों अगर आप एक आम इंसान से जाके पूछें, आप दिल्ली की गलियों में चले जाएं या हम्म। हिंदुस्तान की गलियों में चले जाएं और उनसे पूछें, जी बताइए, आपने उर्दू के कौन से शायर हैं, तो शायद एक एक नाम आएगा, मिर्जा गालिब। बिल्कुल। शायद 90-90% मिर्जा गालिब के अलावा लोगों को नहीं पता। और इंटरनेट पे जो व्हाट्सएप पे मिर्जा गालिब के शेर चल रहे होते हैं और गुलजार जी के शेर चल रहे होते हैं, वो 90% उन्होंने लिखे भी नहीं होते। सही बात, बिल्कुल। वो इसलिए चल रहे होते हैं, वो लोग अपने शेर या कहीं से लिख के उसमें मिर्जा गालिब जी का नाम लगा देते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ मिर्जा गालिब जी ही पता है और कोई नहीं पता। हाँ। मिर्जा गालिब जी का जैसे 70% से ज्यादा जो उनका कलाम है वो फारसी में है, उर्दू में नहीं है, हम्म। फारसी में। सिर्फ 30% कलाम उनका उर्दू में है। हम्म। पर फिलहाल, अम, अगर आप देखें, मिर्जा गालिब जी के अलावा ऐसे बहुत बहुत उम्दा शायर हैं, जिनका अगर आप शायरी उठा के पढ़ें तो शायद आपको मिर्जा गालिब जी से ज्यादा पसंद है। मिर्जा गालिब जी मशहूर बहुत हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर मिर्जा गालिब जी से ज्यादा बहुत, उनके मुकाबले के शायद बहुत अच्छे अच्छे अलग शायर हैं, जिनकी शायरी लोगों ने कभी नहीं पढ़ी हम्म। ना कभी। मिर्जा गालिब जी थोड़े इसलिए भी पॉपुलर हुए क्योंकि उनके ऊपर गुलजार जी ने सीरियल भी बनाया, नसीरुद्दीन शाह जी उसमें थे। तो हम्म। 80s में सीरियल आया तो लोगों ने वो सब भी देखा। बाकी शायरों के ऊपर एक नहीं बनाई, कहकशां करके सीरियल था, बट ज्यादा शायरों के हाँ। सीरियल नहीं बने उन पे। सो वहां से तो एक ये चीज नहीं है। दूसरी, लोगों को अगर आप फिल्म की तरफ जाइए, अगर आप गीतकारों की तरफ जाइए, तो हमारे पास साहिर लुधियानवी जी हैं हिंदुस्तान में। उनके बाद मजरू सुल्तानपुरी जी बहुत बड़े थे। शाकील बादायूनी जी थे, हम्म। जिन्होंने बहुत ही अच्छा लिरिक्स लिखे, गीतकार थे वो। और उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास और भी अच्छे अच्छे टाइप हैं। पर गुलजार जी हैं, जावेद अख्तर जी भी हैं, ठीक है। पर अगर आप गुलजार जी का, जावेद अख्तर जी का, अगर आप अगेन, आपने सिर्फ गीत सुने, आपने उनकी नज़में नहीं पढ़ी, किसी ने भी हम्म। नहीं पढ़ी, ज्यादातर लोगों ने उनकी। मजरू सुल्तानपुरी जी का एक एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं, मेरी किताब में शामिल है, कि मैं पहले एक शायर हूँ, फिर एक गीतकार हूँ। हम्म। मैं गीतकार बाद में हूँ, हम्म। शायर हूँ। तो जो शायरी है गुलजार जी की, वो लोगों ने, जो जावेद अख्तर जी की भी है, वो लोगों ने नहीं पढ़ी, और ऐसे बहुत से और उम्दा शायर हैं। तो वहां से एक मेरा झुकाव और ये बना कि क्यों ना लोगों तक ये शायरी पहुंचाई जाए। अब जावेद जी अख्तर जी का और गुलजार जी की अपनी किताबें भी हैं, उनके अंदर शायरी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। पर आप कितनी किताबें लेंगे? हम्म। अगर 30-40 अच्छे शायर हैं तो आप 40 किताबें तो ले नहीं सकते। बिल्कुल। हम्म। तो वहां से एक आप सोचिए कि एक आइडिया आया कि क्यों ना सारे शायरों की, जो अच्छे अच्छे हैं, उनकी अम, चुनिंदा कविताओं को एक किताब का, एक पुस्तक का शक्ल दी जाए। हम्म। अ, तो वहां से शुरुआत हुई इस किताब की। मार्केट में ऐसी एक दो किताबें और हैं, पर मुझे उनमें कुछ और कमियां लगी, जो मुझे लगा कि मैं अपनी किताब से उनको पूरा करूं।
क्या प्रोसेस था कि ये आपने जो 38 नाम, मतलब इसमें 40 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस थे कि नहीं ये 38 नाम लेके मुझे आगे बढ़ाना है किताब को? जी नहीं, तो मैंने नामों से शुरुआत नहीं करी। अच्छा। मैंने मैंने शायर अपने दिमाग में नहीं रखे कि हाँ। मुझे ये शायर को किताब में इनकी शायरी डालनी ही है किताब पुस्तक में। मैंने कविताओं से शुरुआत करी। हम्म। तो मैंने अपने जीवन काल में बहुत कविताएं पढ़ी हैं। मेरे ख्याल से 5 या 7 हजार से ज्यादा कविताएं पढ़ी हैं मैंने। हम्म। और मैंने उन कविताओं को नोट करना शुरू किया। वहां से एक फहरिस्त होती है, या लिस्ट कह लीजिए, या एक बनानी शुरुआत करी वहां से एक। और वहां से फिर मैंने अंग्रेजी में एक टर्म होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि हम्म। कौन सी कविताएं मुझे नहीं अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको नहीं देनी। वहां से मैंने शुरुआत करी। और उसका सारांश फाइनली एक ये निकला कि बहुत सारी कविताएं में बहुत ही मुश्किल फारसी के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। हम्म। और फारसी, जाहिर सी बात है कि इतने मुश्किलात शब्द एक आम आदमी के लिए पढ़ना इस इम्पॉसिबल तरह की बात है। और वो उसमें उनको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से मैंने जो भी मैंने कविताएं पढ़नी स्टार्ट करी। और उसमें से जो जो भी सबसे पहले सिर्फ उन्हीं शायरों की स्टार्ट करी जिन्होंने जीवन काल में 100 से अधिक कविताएं लिखी हैं। क्योंकि अगर हम्म। आपने बहुत कम कविताएं लिखी हैं, 10 या 15 या 20, तो आप एक बहुत बड़े शायर नहीं हैं। तो किताब की एक 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 आप ये मान लीजिए कि एक सीमा होती है कि आप उसके अंदर 400-500 पन्नों से ज्यादा बड़ी किताब नहीं रख सकते। तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे शायरों को इंक्लूड नहीं किया। पर जितने भी शायर थे जिन्होंने शायद 100 से ज्यादा कविताएं लिखी थी, तो उनको मैंने इंक्लूड करके फिर मैंने उनकी सारी कविताएं पढ़ी। और जो भी मुश्किल थी, जिनमें मुझे लगा कि एक पढ़ने वाले को उसको समझने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन कविताओं को मैंने हटाना स्टार्ट किया। हम्म। और वहां से वो लिस्ट छोटी हो के ये 38 नाम निकल के आए। दूसरा एक 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 इसमें से कारण ये भी था कि मैं जो अपनी पुस्तक है, जो अपनी किताब है, उसकी जो थीम है वो मोहब्बत, इश्क, रोमान हम्म। रोमांस पे रखना। रोमांस जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे लिंग से ही हो, या सामने वाले से ही हो, एक इंसान से ही हो। पर इश्क आपको अपने आप से भी हो सकता है, दुनिया से भी हो सकता है, और भगवान से भी हो सकता है। बिल्कुल। अ, तो मेरा इसमें ये मानना था कि मुझे जिंदगी, जीवन और ऑपोजिट आपका जो लिंग है या ऑपोजिट सेक्स है, उसमें जो इश्क है, मुझे अपनी किताब की बुनियाद वो रखनी है। हम्म। अम, क्योंकि क्योंकि अगर मैं कुछ किताबें, जैसे मैंने बोला, और मार्केट में है, उसमें सब कुछ थोड़ा सा एक 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 मिलावट है। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरी है, हाँ। पर आप उसमें पढ़ेंगे तो कुछ कविताएं आपकी इनकलाब को लेके हैं, कुछ 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 प्रेम को लेके हैं, कुछ किताबें भगवान को लेके हैं, कुछ सॉरी कविताएं भगवान को लेके हैं, कुछ कविताएं बहुत में व्यंग है, कुछ के अंदर हास्य रस है। तो इतना सारा मिक्सचर देने की जगह मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक ही थीम को लेके, जो कि मुझे लगा सबसे ज्यादा मशहूर या सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगी लोगों के लिए, उसी हम्म। थीम के जो कवि हैं उन्हीं उनकी कविताएं लेके उनको किया जाए। तो इस वजह से भी बहुत सारी ऐसी बहुत बहुत बेहतरीन कविताएं मेरे पास थी। पर क्योंकि वो या तो भगवान को लेके थी, या वो इनकलाब के ऊपर थी, तो मैंने अपनी अपनी किताब में उनको शामिल नहीं कर पाया। हम्म। पर वहां से वो आप ये मानिए कि वो लिस्ट जो है, वो फहरिस्त जो है वो छोटी छोटी हो के ये 160
संख्या तक पहुंचे। जी। एक्चुअली इसमें कुछ बहुत अच्छे हिस्से हैं किताब के। मैं खुद पढ़ रहा था, जैसे आज अहमद फराज के बारे में पढ़ रहा था कि उनका जो आपने पीस उठाया है शायरी का, गजल का, सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, शायद 237 पेज पे है ये। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपका जो पसंदीदा हिस्सा है इस किताब का, एक या दो, आप उसको पिक करते हुए आपका क्या नजरिया रहा, आपने उसको क्यों पिक करा, क्या कारण था, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करा है, अगर वो दर्शकों के लिए आप कर पाए तो। जी, किताब का मेरे दो, अगर मैं बोलूं तो दो अहम हिस्से हैं जो मेरे काफी पसंदीदा हैं। एक तो अगर आप किताब में देखेंगे तो शुरुआत जो कुछ हिस्सा है वो उर्दू भाषा के बारे में आपको बताता है। हाँ। उसमें कितनी तरह की कविताएं होती हैं, कविताओं में फर्क क्या है, उसको बयान करता है। उसमें से जो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा हिस्सा है वो ये है कि उर्दू भाषा को लोगों ने जितना सराहा है, जितना प्यार किया है, वो किसी मजहब की भाषा नहीं है। हम्म। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा शायर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग मजहबों से लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस भाषा हम्म। को। तो मैंने वो जो मैं लोगों के एक जहन में ये बात बताना चाहता था कि ये किसी मजहब या किसी किसी अम, किसी जगह की जुबान नहीं है। दूसरा ये मानना कि उर्दू हिंदी से बहुत अलग है, वो बहुत ही गलत फहमी है लोगों को, बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहुत अलग जबानें। ऐसा नहीं है, दोनों दोनों बहनें हैं। एक 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 पुरानी राजेश खन्ना जी की एक पिक्चर है, बावर्ची। हम्म। उसमें उसमें इसमें बताया गया है कि दोनों बहुत बहुत बहनें हैं। क्योंकि अगर आप बोलिए, अगर आप अपनी अपनी भाषा में अब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप या अपने जीवन में अगर आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ घूमने गया, या मैं, या मम्मी प्लीज आप दरवाजा बंद कर दें। अगर ये शब्द आप सोचें, दरवाजा, दोस्त, ये उर्दू के शब्द हैं। आप हम्म। कभी भी आप मित्र शायद नहीं बोलेंगे। आप कभी दरवाजे की जगह ये नहीं बोलेंगे कि जी किवाड़ बंद कर दीजिए। कुछ 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 स्टेट्स में होगा, पर बहुत हम्म। जगहों पे नहीं होता। अगर आप बोलें कि मोगैम्बो खुश हुआ, हम्म। जी, राइट, तो खुश, जो खुश शब्द है, नाश्ता, अगर आज आपने नाश्ता किया है, नाश्ता जो शब्द हैं ये सारे उर्दू के शब्द हैं। उर्दू एक आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मोगैम्बो प्रसन्न हुआ। हम्म। ट्रू। हम्म। तो ये जो शब्द हैं ये उर्दू जो भाषा है ये हिंदी, संस्कृत, हम्म। हरियाणवी, पंजाबी और हम्म। फारसी, इससे मिली हुई आप ये समझ लें कि खिचड़ी है। एक एक स्टडी ये भी हुई थी कि उर्दू के 70% 70% जो शब्द हैं वो संस्कृत से आए हैं। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये, जैसे कि मैंने कहा कि ये भाषा हमारे देश की एक बहुत ही अहम भाषा है। और ये अगर हमने इसको ध्यान नहीं किया, और भी भाषाएं ऐसी हैं, मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं करूंगा, किसी भी भाषा को लेकर, पर अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये भाषा गाय ये कुछ सदियों बाद ये भाषा बहुत मुश्किल से सुनने को मिलेगी जी। हिंदुस्तान बिल्कुल। में। तो एक ये मेरा बहुत अहम हिस्सा है। अब सेकंड, जो दूसरा मेरा अहम, जो मुझे अहम हिस्सा लगता है इस किताब का, जो मेरा पसंदीदा है, वो अगर आप शायरों में आए तो दो दो शायर हैं, हम्म। पाकिस्तान के रहे हैं वो, पर उनमें से एक हैं परवीन शाकिर जी, हम्म। और एक हैं ज़िशान साहिल जी। मुझे उनकी शायरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो इसलिए पसंद है क्योंकि उन लोगों ने, परवीन शाकिर जी पहली ऐसी स्त्री होंगी जिन्होंने शायरी को उस मकाम पे लेके गई उर्दू में। उस ज़माने में शायरी में लड़की शब्द का भी प्रयोग नहीं होता था, हम्म। क्योंकि लड़कियां शायरी करें, वो आप ये मान लीजिए कि समाज में इतना अच्छा नहीं समझा जाता था।
तो वो आगे बढ़ी, उन्होंने समाज के अगेंस्ट जाके लड़की शब्द का प्रयोग करके अपनी शायरी लिखी। आई थिंक वो बहुत ही एक अहम भूमिका रही है स्त्रियों को, उनके लिए आई थिंक प्रेरणा का सूत्र रही है वो, हम्म। बहुत सारी स्त्रियों के लिए। और जिशान शाहिल जी मेरे पर्सनल फेवरेट किस्म शायर हैं, क्योंकि उनका उनका नज़म लिखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि दुनिया से हटके है। हम्म। उनका उनका जो सोच का तरीका है वो मुझे बहुत 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 अलग और बहुत बहुत पसंद है। तो हम्म। ये दो अहम हिस्से कहूंगा मैं किताब के हैं मेरे लिए। जी। आखिरी में अगर आप इस किताब के पाठक होते, आपने आपने नहीं लिखी होती किताब, ये किसी और ने लिखी होती, उसके बाद आपने पढ़ी होती, पढ़ने के बाद जो आपके फेलो रीडर्स हैं उनको आपको सजेस्ट करना होता है या सजेशन देनी होती है किताब क्यों पढ़नी है, आपको उनको क्यों क्या बोलते हैं? जी देखिए, मैं इसके कई सारे रीजन हैं, मैं बोलना चाहूँगा, पर संक्षिप्त में बोलना चाहूँ तो पहला ये कि अम, अगर आपको फिल्मी गानों से प्यार है, हम्म। आपको आज की डेट में गुलजार जी, जावेद अख्तर जी, इरशाद कामिल जी, इन शायरों की शायरी से आपको प्यार है, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि ये अभी जो आप फिल्मी गानों में शायरी देखते हैं, अगर आपने पुरानी गुलाम अली जी की, जगजीत सिंह जी की गज़लें भी सुनी हैं, अगर आपको उनसे भी प्यार है, ज़रूर इस किताब को पढ़ें। क्योंकि एक बर्फ़ का जो आइसबर्ग होता है ना, अभी आपने सिर्फ सतह देखी है चीज़ की, हम्म। अंदर से ये चीज़ कितनी ज़्यादा गहरी है, ये अभी आपको नहीं पता। और मेरा दावा है कि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको, आपके लिए एक नई दुनिया खुलेगी। जो शायरी आज की डेट में इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या 2 या 3 लाइनों की लिखी जाती है, ये उससे बहुत बहुत परे हटके है। ये अलग एक दुनिया है आपके लिए। और आप अगर आपको उर्दू शायरी में दिलचस्प है तो आपको ये एक अलग ही स्थान पे ले जाएगी, अलग ही जगह पे ले जाएगी। तो एक एक ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये इस किताब को बहुत बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। जैसे कि मैंने बताया पहले कि इसमें जो कविताएं भी हैं वो चुन चुन के वही रखी गई हैं जिसमें जो पढ़ने में आसान हो। कुछ आपको मुश्किलात मिलेंगी। अब मीर तकी जी, मीर 500-600 साल पहले जो कविताएं लिखते थे वो इतनी पढ़ने में आसान नहीं होती थी। हाँ। हर हर मुश्किल शब्द का नीचे वर्णन दिया गया है, उसका मीनिंग लिखा गया है किताब में। तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। पर आपको आपको मार्केट में और कोई किताब नहीं मिलेगी जो कि इतनी आसानी से आपको हम्म। उर्दू के बेहतरीन जो जो ये कविताएं हैं ये आपको दिखाएं। अम, अ, दूसरा रीज़न ये है। तीसरा तीसरा रीज़न, तीसरा आई थिंक यही दो है। नहीं, बहुत मतलब आपने बीच में डिस्कशन कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि जिस तरीके से लिटरेचर को, शायरी को टू लाइनर्स थ्रू सोशल मीडिया में भी, फ्रॉम फेसबुक और इंस्टाग्राम, जिस तरीके से ना उसको समेटता चला जा रहा है ये जो दुनिया है, ये सोशल मीडिया वाला। और कई बार लोग जो पढ़ रहे होते हैं उनको साहित्य बस उतना ही लगता है, उसके बियॉन्ड जाके मुझे जी। लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए, कि उसके बियॉन्ड भी लिटरेचर है, उसके बियॉन्ड बहुत बड़ा लिटरेचर, उसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस किताब के जरिए वो कहानी लोगों तक पहुंचेगी। हाँ जी, हाँ। तीसरा जो आपने बोला, इससे मेरा तीसरा थॉट दिमाग में आया कि एक एक यही एक ये बहुत अहम हिस्सा है कि ये कहानी ज़रूर पहुंचेगी, जैसे कि आपने कहा। तीसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा, और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों से बोलना चाहूँगा जो कि हमारे नए शायर हैं, जो हम्म। शायरी की शुरुआत कर रहे हैं जीवन में, जिनको शायरी में दिलचस्पी है, शायरी का शौक है। अगर आपको उर्दू शायरी का शौक है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप शायद गलतियां ना करें कि आप कुछ लिखें और
बाद में आपको पता चले कि ये तो ना गजल है या नज़म है, ये तो कुछ हम्म, अलग ही चीज हो गई है। तो नए शायरों के लिए मैं बोलूंगा कि ये ही बहुत ही एक अहम किताब है। अगर अगर उर्दू शायरी का मैं बोलूंगा कि अगर कोई कभी किसी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई कोर्स हुआ तो उस कोर्स के लिए ये किताब बहुत ही बहुत yes, हेल्पफुल साबित होगी। तो नए शायरों को मैं ज़रूर इसमें से एडवाइस करूंगा कि इस किताब को ज़रूर लें। बहुत महंगी किताब नहीं है ये। और आपको ई बुक भी है अभी इसकी अवेलेबल। इसमें इसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा। आपको आपको आप और शायरों को जब पढ़ेंगे तो आपके खुद लिखने की जो आपकी आपका जो मैं बोलूँगा आपका जो दिमागी सोच का जो आपका दायरा है वो हम्म, बहुत बहुत बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा कि जब आप बिजनेस खोलते हैं, जब आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो आप दुनिया में जो सबसे बेहतरीन है उन लोगों से सीखते हैं। तो अगर आप शायर हैं तो ज़रूर ये बहुत बहुत अहम लोग हैं। और इन लोगों से सीखें, ज़रूर सीखें। जी बिल्कुल। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, जो लोग भी कविताओं में, शायरी में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो इस किताब को पढ़ें। हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई, किताब की कहानी जानने को मिली, आपकी जो स्टोरी है वो जानने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंकुर।